प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परिवर्तन बाय आनंद सर पर। बच्चों, आज मैं आपको वेक्टर एडिशन यानी कि सदिशों के जोड़ के विषय में आपको मैं बताऊंगा। पहले हम इसके रोड मैप को देख लेते हैं। इसका रोड मैप क्या कह रहा है, किस तरह से हम इसको पढ़ना है, सदिशों का जो जोड़ यानी कि एडिशन ऑफ वेक्टर कितने प्रकार से किया जा सकता है। आइए पहले हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर पॉइंट टू पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स होता है वो तीन तरह से जोड़ा जा सकता है। पहला क्या आता है आपका ग्राफिकल मेथड, जियोमेट्रिकल आइदर ग्राफिकल मेथड उसको कहते हैं जियोमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड। यह क्या कहता है इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, यानी कि ज्यामिति अथवा ग्राफ विधि। इसको क्या कहते हैं, ज्यामिति या ग्राफ विधि भी हम इसको कहते हैं। दूसरा आता है आपका जिसको हम लोग मैथमेटिकल मेथड कहते हैं, जो वेक्टरों का मैथमेटिकल मेथड इसको कहा जाता है। यह क्या होता है, यानी कि गणितीय विधि, इसको हम लोग गणितीय विधि भी कहते हैं। ठीक है ना, कैसे इसको किया जाएगा इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। आगे आते हैं, हम तीसरे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, जिसको हम लोग कंपोनेंट मेथड, जिसको हम लोग घटक मेथड अथवा इसको हम क्या कहते हैं कंपोनेंट मेथड। यह तीन तरह से हम वेक्टरों का एडिशन करते हैं। कैसे कैसे करते हैं, आइए थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ये इसमें दो तरह की विधियां होती हैं, दो तरह से इसको ऐड किया जाता है। एक होता है एडिशन ऑफ पॉलीगॉन्स मेथड, ठीक ना, एडिशन बाई पॉलीगॉन्स का जैसे हम पॉलीगॉन्स बनाते हैं उस तरह से इसको हम लोग ऐड करते हैं। इसमें हमारे वेक्टर दिए रहते हैं, उसको ज्योमेट्री के हिसाब से हम लोग ऐड करते हैं। और इसका दूसरा मेथड है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। जो मेथड है यह क्या कहलाता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड कहलाता है। उसमें वेक्टर हमारे दिए रहेंगे, यह थोड़ा सा जो हमारा पॉलीगॉन मेथड होता है उससे थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है। उसके हिसाब से यह जो है दो मेथड है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। मैथमेटिकल मेथड की कब जरूरत पड़ती है, मैथमेटिकल की जरूरत उस समय पड़ती है क्या क्या दिया हो, वह वेक्टर दो वेक्टर्स दिए गए हो और उनके बीच का एंगल दिया गया हो, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा उसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उसकी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। और कंपोनेंट मेथड क्या होता है, जब हमारा वेक्टर जो है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखा गया हो, एक्स वाई आइदर एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट उसके दिए गए हो, तो इस मेथड से हम उसका जो है सोल्यूशन निकालते हैं। आइए हम पहले देखते हैं ज्योमेट्रिकल ऑर्डर ग्राफिकल मेथड यह क्या कहता है। आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। यह मेथड कहता क्या है कि सपोज करिए यह कोई एक वेक्टर दिया गया है, सपोज करते हैं वह वेक्टर हमारा क्या है, वह वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी दिया गया है, सपोज करिए यह वेक्टर आपका बी है। इनकी ये डायरेक्शंस है और इनके ये मैग्नीट्यूड दिया गया है। तो इसको क्या कहते हैं, कैसे जोड़ते हैं, देखिए मैं इसको दो तरह से जोड़ के आपको दिखाऊंगा। इसको पहले जो है हम करते क्या है, एक वेक्टर को जितना मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शंस है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, वही मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वही लेंथ होना चाहिए, वही हम स्केल मानेंगे और उसी डायरेक्शंस में उसको लिखेंगे। तो सपोज करिए हमारा वेक्टर यह है, इस वेक्टर को मैं इतना मैग्नीट्यूड है जितना बड़ा है उतना मैं लिख लिया, यह वेक्टर हमारा ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल से, यह हमारा पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, यह हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। अब हम हॉरिजॉन्टल से दूसरे वाले वेक्टर का एंगल देखते हैं, सपोज कर लीजिए यह एंगल कितना बना रहा है। हाँ, अब यही एंगल हम क्या करेंगे, यहां से बनाएंगे, ठीक है ना। जितना एंगल यह हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल में ही मैंने इसको लिख कर रखा है, तो हम क्या करेंगे वही एंगल यहां से बना लेंगे और इस तरह से जितना लेंथ है इस वेक्टर बी का उतना लेंथ हम यहां से यहां तक खींच लेंगे। और खींचने का और जोड़ने का एक तरीका भी देख लीजिए, यह क्या है, इसका टेल है और इसका क्या है, यह हेड है। पहले वाले का यह टेल है और यह जो है हेड हो गया वेक्टर ए का। अब क्या करते हैं, वेक्टर बी के टेल को ए के हेड से जोड़ते हैं, यानी कि जो उसका शीर्ष होता है और बी का जो पूंछ होता है उसको एक साथ रखते हैं, तो यह क्या हो गया आपका वेक्टर बी हो गया। अब क्या करते हैं, पहले वाले के टेल को और दूसरे वाले के हेड को इस तरह से हम लोग मिला देते हैं और यही क्या बताता है, यह इनका रिजल्टेंट बताता है, जिसको हम सपोज करें यह रिजल्टेंट आर है, तो आर को क्या लिखेंगे हम लोग, ए लिखेंगे और प्लस बी लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, वह चीज दिखाना चाहते हैं कि अगर बाई नेम लिखा गया हो ओ हो और मान लेते हैं यह पी है और यह पॉइंट क्या है, की है, तो अब इसको हम अगर जोड़ना चाहें तो हम क्या जोड़ेंगे, ओ पी और पी में क्यू जोड़े हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमको फिगर देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें कॉमन होती हैं उन कॉमन चीजों को हम क्या करते हैं, वह जो है रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, गायब कर देते हैं। जो बचता है क्या है, ओ और क्यू बच रहा है, यही ओ और क्यू क्या बताएगा, आपका रिजल्टेंट वेक्टर बताएगा। तो मैग्नीट्यूड दिया गया हो तो आप इस तरह से लिखेंगे, अगर हम इसको जो है उसके साइड के रूप में लिखना चाहें तो इस तरह से उसको हम लोग लिख सकते हैं। अब आइए इसी चीज को क्या हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं, नहीं, इसको जो है हम थोड़ा सा चेंज करके भी इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। क्या चेंज करके जोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि पहले हम वेक्टर ए को ही लिखें, हम ए की जगह पर वेक्टर बी भी पहले लिख सकते हैं। जैसे पहले ए बनाए थे, हम क्या करें, वेक्टर बी यहां से खींच लें, वेक्टर बी खींचेंगे तो इस तरह से हमारा जितना मैग्नीट्यूड है, जितना डायरेक्शंस है, अब कैसे खींचेंगे, अब इस तरह से हम उसको बी को खींच लिए। बी को खींचने के बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे कि यह बी जो है हॉरिजॉन्टल से कितना, अब देखेंगे ए को, ए कितना बना रहा है, अब कितना एंगल बना रहा है, इससे इसके बी से हम यहां
इस तरह से भी देख सकते हैं, चाहे एक इसके यहाँ पॉइंट से हम हॉरिजॉन्टल वेक्टर खींचेंगे, वह वेक्टर क्या होगा, उस वेक्टर को जब हम खींचेंगे तो अब खींचना कहाँ है, अब किससे खींचना है, वह एंगल हमको यहाँ से भी हम एंगल का पता कर सकते हैं, चाहे हम यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल का देख लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यह एंगल बनाते हुए और यह लाइन खींचेंगे और इसमें से कितना ले लेंगे, जो ए का मैग्नीट्यूड होगा, ये पहले क्या था आपका बी था, आपने ये क्या ले लिया है, वेक्टर ए ले लिया है, ठीक है ना। अब हम फिर क्या करें, अब यहाँ मैंने बी लिया है, बी का यह टेल है और बी का यह हेड है और ए का यह टेल है और ए का यह क्या हो गया, हेड हो गया। अब इनको अगेन हम मिलाएंगे, अगेन जब फिर मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस तरह से यह वेक्टर हमको मिल रहा है, यह इनका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या आर डैश मान लेते हैं, यह बी पहले लिखा गया था और ए लिखा गया था, इस तरह से हमने इसको जोड़ के रखा। तो यहाँ मैंने स्केल नहीं लिया है, कोई हमारा मेजरमेंट का ऑपरेटर्स नहीं है, फिर भी यहाँ देखने से आपको क्लियर हो रहा है कि जो आर आया है और आर डैश आया है, दोनों वेक्टर सेम है, उनकी डायरेक्शंस भी सेम है। तो हम कह सकते हैं क्या, हम यही कह सकते हैं कि आर वेक्टर और आर डैश वेक्टर दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो इसके क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो वेक्टर एडिशंस है, दो वेक्टर का जो एडिशंस है वह लॉ ऑफ कम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम का फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम को पालन करता है, वह लॉ ऑफ कम्यूटेटिव को फॉलो कर रहा है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम विनिमेय नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यह क्या है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या करता है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। तो हम यहाँ यह देख चुके कि क्या है, एक वेक्टर के पहले वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से जोड़ेंगे और जो दो वेक्टर हैं, अब इसके जो पहले वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट था, जो उसका टेल था, फाइनल वेक्टर के जो लास्ट वाला वेक्टर है उसके फाइनल पॉइंट से यानी कि उसके हेड से जोड़ते हैं और जो मिलता है वही क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो ये क्या है आपका ग्राफिकल मेथड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगॉन मेथड भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। हमारा क्या बना है यहाँ पर, ट्रिंगल बना है, तो लॉ ऑफ ट्रिंगल भी इसको कहा जाता है। इस नियम को हम लॉ ऑफ ट्रिंगल भी कहते हैं। दो वेक्टर्स को दो साइड्स के रूप में और रिजल्टेंट जो है तीसरी साइड के रूप में रिप्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ट्रिंगल्स, एडिशंस लॉ ऑफ ट्रिंगल्स ऑफ वेक्टर्स भी कह सकते हैं। आइए हम इसका जो है एक पॉलीगॉन भी देखते हैं, पॉलीगॉन के हिसाब से कैसे, हम यहाँ दो वेक्टर था, सपोज करते हैं हमारे पास कितने वेक्टर हैं, तीन वेक्टर हैं, तो उन तीन वेक्टर में एक कुछ और नई चीज हमको मिलेगी। सपोज करिए यह वेक्टर आपका ए हो गया और दूसरा वेक्टर आपका यह क्या हो गया, बी हो गया, और एक हम तीसरा वेक्टर हम मान लेते हैं यह कितना है, सी है, इसको इस तरह से जोड़ा गया है। तो क्या हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी स्पेशल चीजें हैं, देखिए एक स्पेशल चीज आपको यहाँ मिलेगी। तो जैसे हम ए में पहले बी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से ए और प्लस बी मिल गया, ठीक है ना। अब a प्लस बी मिल गया। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि a प्लस बी में हम c को जोड़ रहे हैं, तो a प्लस बी में जब हम c को जोड़ेंगे तो यह क्या मिलेगा, हमारा मिलेगा a प्लस बी, यह वेक्टर और प्लस सी मिल गया, ठीक है ना। अब हमको ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ए में बी को पहले न जोड़ें, हम बी में पहले किसको जोड़ें, सी को जोड़ें। तो बी में सी को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको यह वेक्टर कितना, यह वेक्टर आपको मिल गया बी प्लस सी मिल गया, बी प्लस सी मिल गया। अब बी प्लस सी मिल गया, यह मिल गया, और फिर जब ए से आप जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, इधर से आपको, इधर से मिलेगा क्या, यही फाइनल वेक्टर मिलेगा ना। जब इसको हम जोड़ेंगे तो यही वाला वेक्टर मिल रहा है, यह वाला वेक्टर यहाँ मिल रहा है, जिसको मैंने ज्यादा डीप कर दिया है। अब यह वेक्टर क्या है, आप किसको जोड़ रहे हैं, बी प्लस सी को किससे जोड़ रहे हैं, आप उससे को ए से जोड़ रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं, ये लॉ ऑफ एसोसिएटिव, साहचर्य नियम का भी यह क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। क्या वेक्टर एडिशंस क्या करता है, साहचर्य नियम का भी पालन करता है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक ना, इसको भी पालन कर रहा है। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है, यहां से हमको यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जब इन दो नियमों को पालन कर रहा है, इन दोनों नियम को फॉलो कर रहा है, तो हमको सुविधा क्या है, हम सुविधा के अनुसार अपनी जो है इजीनेस के अकॉर्डिंग हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। जिधर हमको जो सुविधा पड़ेगी उसके अनुसार उसको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है ना। अब ये रहा आपका ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड, इस तरह से जो है इसको हम लोग कर लेते हैं। अब इसी का दूसरा पार्ट आता है जिसको हम पॉलीगॉन, ये जितना मैंने आपको बताया है यह कौन सा मेथड था, पहला मेथड इसका जो है वह जो है पॉलीगॉन मेथड था, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुभुज विधि, इसको हम लोग बहुभुज विधि भी कहते हैं, पॉलीगॉन मेथड को वेक्टर एडिशंस के लिए, ठीक है ना, यह विधि रही। अब इसमें आता है, हमने आपको बताया कि यह एडिशन कैसे होगा, हेड टू टेल, आइदर टेल टू हेड, इस तरह से हमने आपको बताया था। बस अब इसमें दो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा अंतर है जो है, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे कि आप वही कह रहे थे कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यह जो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कहते हैं, एडिशन का यह पैरेललोग्राम लॉ है। और इसमें करते क्या है, जिसे वहां क्या था, हेड टू टेल जोड़ रहे थे ना। अब यहाँ सपोज करिए यह वेक्टर है और दूसरा वेक्टर यह है, यह वेक्टर आपका ए है और दूसरा वेक्टर बी है। अब इसको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो उसकी संयुक्त भुजा होती है, जो एडजॉइंट साइड्स होती हैं, ठीक है ना, जो एक साथ जो साइड्स होती हैं उसको हम क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड में और उसके डायरेक्शंस में जो है एडजेसेंट साइड्स के रूप में उसको हम, जिसको हम लोग संयुक्त भुजा कह सकते हैं, चाहे संलग्न भुजा भी कह लेते हैं, उसके रूप में, किसके, पैरेललोग्राम के जो है एडजेसेंट साइड के रूप में हम उसको एडजस्ट करते हैं। तो अब यहाँ इसका यह टेल हो गया और यहाँ भी इसका यह टेल हो गया, यह क्या हो गया, हेड हो गया और यहाँ से हेड हो गया। अब इनको कैसे करते हैं, कौन साइड कराते हैं, इसके टेल को और इसके टेल को। ये दूसरा मेथड, ज्योमेट्रिकल और ग्राफिकल मेथड का, यह मेथड का जो दूसरा पार्ट है, इस दूसरे पार्ट को हम क्या करेंगे, पहले इस तरह से खींचेंगे जितनी लेंथ का है,
इसका ये टेल हो गया और इसका ये हेड हो गया, ये सपोज करिए ए हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम ले लेंगे, यह क्या ले लिए, ये दूसरा वेक्टर बी हो गया, इसका भी टेल हो गया, इसका भी हेड हो गया। अब यह एडजेसेंट साइड्स यानी संलग्न भुजाएं हैं किसी भी पैरेललोग्राम का, समांतर चतुर्भुज का। अब ऐसा हम समांतर चतुर्भुज बनाएंगे इस तरह से, यह समांतर चतुर्भुज एक नया बन गया। अब समांतर चतुर्भुज जो बन गया, यह जो है डॉटेड लाइन से हम इसका समांतर चतुर्भुज का कंस्ट्रक्शन करना जानते हैं, इसको हम लोग कर लेंगे। जब इतना हो जाएगा तो अब इसके जो डायगोनल होता है, इस डायगोनल को हम यहाँ से इससे मिला देते हैं। यही जो डायगोनल होता है वह क्या बताता है, a प्लस बी बताता है। यह आपका वेक्टर बी हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों साइड्स क्या होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, उनकी डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है ना। तो ये जो बी की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इस बी की हो गई, वहां भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। और यह वेक्टर ए इस साइड में है, तो यहाँ भी हमारा यह वेक्टर ए हो गया। तो इस तरह से क्या है, वहां हेड टू टेल था, लेकिन यहाँ क्या है, टेल टू टेल, और हेड से कोई रिलेशन नहीं है, बट इस तरह से उसको हम लोग यहाँ से जोड़ ले रहे हैं। बातें वही है, बस घुमाकर कहने की है। अगर इसको हम देखें तो यह क्या है, अगर यहाँ इसको पैरेलल ले रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, टेल आपका यहाँ बन रहा है और यहाँ यह हेड बन रहा है, लेकिन उसकी रिप्रेजेंट करने का ढंग क्या है, यह अलग है। तो यह लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हो गया वेक्टर एडिशंस की। क्लियर हो गया होगा। जो यह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस होगा किसका, इसका जो है, जो विकर्ण बन रहा है, जो डायगोनल है, इसकी जो डायरेक्शंस होगी, जो इसका इंक्लिनेशंस होगा, वह रिजल्टेंट ए और बी के रिजल्टेंट को बताएगा। यह जो रहा यह लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इसको कहते हैं। आइए अब हम तीसरा, जो दूसरा था मैथमेटिकल मेथड था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके विषय में हम लोग थोड़ा सोचते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा हम आगे आपको दिखाते हैं। सपोज करिए कि दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, सपोज कर लीजिए कि उसका मैग्नीट्यूड ए है, और यह दूसरा वेक्टर यहाँ दिया हुआ है, यह दूसरा वेक्टर क्या है, बी है। दो वेक्टर हो गए, वेक्टर ए और बी, इनके बीच का इंक्लिनेशंस मालूम है, सपोज कर लीजिए वह कितना है, थीटा है, ठीक है ना। अब इनका हमको क्या करना है, जो यह मैथमेटिकल मेथड होता है वह किसके हिसाब से होता है, वह टू वेक्टर्स के लिए होता है। इसको हम टू वेक्टर्स लेकर के और फिर क्या बनाते हैं, आइए उसको देखते हैं। एक हम इसको पैरेललोग्राम बना देंगे, इसको भी पैरेललोग्राम यहाँ से यहाँ तक बना दिए, ठीक है ना। जो मैग्नीट्यूड में यह बी होगा वो भी वही होगा। अब जो डायगोनल्स होगा इसका, यह जो डायगोनल है, यही डायगोनल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस में ए और बी के रिजल्टेंट को बताएगा, ठीक है ना। तो इसको मैथमेटिकल ढंग से हमको ए मैग्नीट्यूड मालूम है, बी का मैग्नीट्यूड मालूम है, अब हमको ये नहीं मालूम है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका शेप कैसा है, ये सब हमको नहीं मालूम है, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल मालूम है। तब जब हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मान लेते हैं यह क्या हो गया, इनका रिजल्टेंट हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ए का मैग्नीट्यूड हमारा मॉड ऑफ ए इक्वल टू ए है, और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है हमारा, बी है, और आर जो है यह मैग्नीट्यूड कितना है उसका, आर है, और आर मान लेते हैं कितना एंगल बना रहा है, यह फाई एंगल बना रहा है, ठीक ना। आइए इसको हम लोग थोड़ा ज्योमेट्री के हिसाब से जो है, इसको मैथमेटिकल ढंग से कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, आइए यहाँ से देखते हैं। यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए और इस लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए, यह क्या होगा, 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर एक दूसरे के होंगे। अब सपोज कर लीजिए यह थीटा एंगल है, तो ए भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा, और इसको जब आप रिजॉल्व करेंगे, इसको इस वेक्टर बी को, इसके मैग्नीट्यूड को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, आफ्टर रिजॉल्वेशन यहाँ से मिलेगा यह आपका बी साइन ऑफ थीटा, और इधर से मिलेगा बी कॉस ऑफ थीटा। अब थोड़ा सा एक चीज और कर देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। इसका नाम लिखने से सारी चीजें आपके पास क्लियर हो जाएंगी, आप उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो नाम लिख देते हैं, यहाँ से पी हो गया, यहाँ से क्यू हो गया, आर हो गया, यस हो गया, इसको हम टी मान लेते हैं। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो रिजॉल्व करेंगे, वेक्टर बी को रिजॉल्व करेंगे तो आर टी कितना आ जाएगा आपका, बी साइन ऑफ थीटा। ये समझ रहे हैं ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यही वह परपेंडिकुलर और बटा में हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ से आर टी आपका निकल जाएगा, यहाँ से एस टी निकालेंगे, एस टी कितना हो जाएगा, बी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, पी टी कितना होगा, पी टी जब निकालेंगे तो ए पहले से दिया हुआ है, वह बी कॉस ऑफ थीटा हो गया। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, कौन सा ट्रायंगल है, वह P है, R है और T है। एंगल T कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तब इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप पाइथागोरस लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी टी का स्क्वायर, और यहाँ से कितना आर टी का स्क्वायर होगा कि नहीं। पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ देखते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है बेस का स्क्वायर, और जो है परपेंडिकुलर है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। लेकिन पी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो यह आर का स्क्वायर, और पी टी क्या, पी टी अभी आपने निकाला है, पी टी कितना आया है आपका, आया है ए और प्लस बी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, वह कितना था, बी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर था। आप यहां से इसको निकालिए। अब इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू बी ए बी ना, टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, यहाँ से बी का स्क्वायर, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ से थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, यह बी स्क्वायर और कास स्क्वायर होगा, और टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, यहाँ से यह बी का स्क्वायर और आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को एक साथ रखें तो बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर टू ए बी
कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ से हम इस फार्मूले से जो मैग्नीट्यूड आया है, मैग्नीट्यूड का हम जो इनका रिजल्टेंट आया है उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। जब रिजल्टेंट निकल जाएगा तो इंक्लिनेशंस की बात आएगी, उसका इंक्लिनेशन कितना होगा उसको भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो इंक्लिनेशन निकालने के लिए वह एंगल कितना बन रहा है, यह फाई एंगल बन रहा है, यही ना रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन है, यही इसका जो है डायरेक्शन कर सकते हैं, इंक्लिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से आर निकल जाएगा। जब उसको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, इन ट्रिंगल ए बी, इन ट्रिंगल कौन पी और टी, tan ऑफ फाई विल बी इक्वल टू कितना आर टी बटा में कितना एस, सॉरी यहाँ से पी और टी हो जाएगा। तो आर टी की वैल्यू कितना आई है, यहाँ से बी साइन ऑफ थीटा और यहाँ से कितना ए प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, यहाँ से हम tan ऑफ फाई निकाल सकते हैं। तो दो चीजें क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड मिल गया और यहाँ से उसकी डायरेक्शंस मिल गई और हम दोनों को कंबाइन करके उस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह मेथड क्या है, उसका मैथमेटिकल मेथड्स है। आइए थोड़ा सा हम आगे ले चलते हैं इसको, और इसकी स्पेशल केसेज है उसको थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं और आपको हम उसके विषय में बताते हैं, ठीक है ना। आइए क्या चीज़ है स्पेशल चीज़, मेरे कहने का क्या मतलब है उसको आइए देखते हैं। यहाँ देखिए अब हम देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड पर तो डिपेंड है, अगर मैग्नीट्यूड उसके कांस्टेंट हो तो बहुत बड़ा फैक्टर इसमें थीटा डिपेंड करता है। तब इस केस में केस फर्स्ट क्या एराइज होता है, केस फर्स्ट यही कहता है जब थीटा की वैल्यू कितना हो जाए 0 डिग्री हो जाए, यानी कि दोनों वेक्टर, कौन वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी भी कोइंसाइड करे और दोनों की डायरेक्शंस क्या हो, एक ही डायरेक्शंस में हो, तब के केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, उस केस में मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और यहाँ से क्या 2ab cos ऑफ 0 डिग्री, यानी कि आर का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab जिसको लिख सकते हैं, मैं फाइनली लिख रहा हूँ यह ए का स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस केस में आर हमारा कितना होगा, मैक्सिमम होगा, वह क्या होगा, दोनों के सम के इक्वल होगा। आर की वैल्यू कितना आएगी, मैक्सिमम आएगी, यानी कि दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों का मल्टीपल, दोनों का मैग्नीट्यूड का हम जोड़ देंगे, वही रिजल्टेंट बताएगा। अब यहाँ इसमें वैल्यू रख दीजिए, जब हम वैल्यू रखेंगे तब इसका एंगल कितना हो जाएगा tan फाई, यहाँ से बी और साइन ऑफ 0 डिग्री बटा में ए और प्लस बी cos ऑफ 0 डिग्री, ऑल विल बी 0, तो फाई क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। यानी कि ए और बी का जब दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हों, उनके लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, एक ही पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में हो, तब के केस में उनका रिजल्टेंट कितना होगा, मैक्सिमम होगा, वह ए प्लस बी होगा। और किस डायरेक्शन में होगा, जो ए की डायरेक्शन होगी जो बी की डायरेक्शन होगी, दोनों के सेम डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गया। अब दूसरा केस राइज होता है जब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो 180 डिग्री हो, थीटा क्या हो 180 डिग्री करने का मतलब यह दोनों वेक्टर क्या हो, अपोजिट हो, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो और दूसरा वेक्टर क्या हो इस डायरेक्शन में हो, तब के कंडीशंस में क्या होगा, वह थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ क्या रखेंगे, cos ऑफ 180 डिग्री, यह चीज माइनस हो जाएगी क्योंकि cos ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू कितना होती है -1 होती है, तो आर कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यह वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी मिनिमम हो जाएगी, वह क्या होगी। अब जो बड़ा वेक्टर होगा, अगर ए बड़ा है तो ए में से मैग्नीट्यूड घटाएंगे, बी बड़ा है तो बी में से घटा लेंगे, तो वही इनका जो है जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं सेम केस में वही बात होगी, यहाँ से फाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सिंस साइन ऑफ 180 डिग्री क्या होता है 0 डिग्री होता है, तो यह क्या हो जाएगा। अब देखेंगे इनका रिजल्टेंट किधर होगा, दो केसेस ई बी क्या हो ग्रेटर देन वेक्टर ए होगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वह किधर होगा, यह बी हो गया, यह आपका ए हो गया, तो वह रिजल्टेंट उसका यह बताएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी। अगर ए ग्रेटर देन हो, ए क्या हो ग्रेटर देन हो किससे, वेक्टर बी से बड़ा होगा, तो यह बी आपका इधर है और ए आपका इधर है, अब यहाँ से आप बी ले लिए तो रिजल्टेंट यह बताएगा उसकी डायरेक्शन ए की तरफ होगी। यह तो रहा दूसरा केस हो गया। अब हम तीसरा केस देखते हैं, यह दूसरा केस था, हम तीसरा केस देखते हैं। थीटा एक और चीज हो सकता है, थीटा की एक और वैल्यू आ सकती है, वह वैल्यू क्या है उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं। केस थर्ड जिसको हम लोग कह सकते हैं, केस थर्ड क्या कह रहा है, केस थर्ड में यही कह रहा है कि थीटा की वैल्यू कितना हो 90 डिग्री हो। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो cos ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, उस कंडीशन में आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी कि आर आपका कितना होगा वह ए स्क्वायर होगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। अब क्या है, यानी कि हमारा यह वेक्टर क्या हो, वेक्टर ए हो और दूसरा वेक्टर यह क्या है हमारा बी हो, तो इनका रिजल्टेंट जो बनेगा वह इस तरह से आर होगा और जिसकी वैल्यू कितना होगी यह होगी, और एंगल कितना बनाएगा वहां इसका एंगल हो जाएगा tan ऑफ फाई इक्वल टू, अब थीटा की वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री रखेंगे तो वह बी बाई ए हो जाएगा। इस तरह से हम जो है तीसरे केस में हम फाई निकाल लेंगे बी बाई ए के माध्यम से, ठीक है ना। अब आता है आपका लास्ट है कंपोनेंट मेथड। कंपोनेंट मेथड में क्या है कि वेक्टर हमारा कंपोनेंट फॉर्म में दिया रहेगा। अब ये भी हो सकता है कि प्लेन में है कि वह जो है 3D केस में है वह कैसा है, तो अगर प्लेन में होगा कंपोनेंट मेथड में हम लोग क्या देते हैं, तीसरा मेथड है। सपोज कर लीजिए यह वेक्टर ए है और एक्स और वाई कंपोनेंट में ही दिया हुआ है, तो यह कितना है ए एक्स आई है और यह ए वाई जे है। दूसरा वेक्टर हमारा बी है, यह कितना है, यह बी एक्स आई है और यह बी वाई जे है। तो जोड़ने का सिंपल कंपोनेंट वाइज हम कैसे जोड़ेंगे, यह ए प्लस बी जोड़ेंगे, यही आर बताएगा, और यहाँ से ए एक्स और बी एक्स, जो एक्स कंपोनेंट है वह एक साथ जुड़ जाएंगे और जो वाई कंपोनेंट है वह क्या करेंगे एक साथ जुड़ जाएंगे, यह बी वाई हो गया और यह वेक्टर आपका जे हो गया, ठीक है ना। अब इनका रिजल्टेंट निकालना होगा तो मॉड ऑफ आर कितना हो जाएगा, वही आई का कंपोनेंट है, यानी कि ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से ए वाई और प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, यह रिजल्टेंट निकल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड जो निकलेंगे tan ऑफ फाई इक्वल टू वही क्या होता है जे के कंपोनेंट ए वाई और प्लस बी वाई और बटा में कितना ए एक्स प्लस बी
एक्स, इस तरह से जो है हम एंगल निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड मालूम हो गया, डायरेक्शन मालूम हो गई, हम वेक्टर को आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 2D का केस था, 3D के केस में क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट इसका और बढ़ जाएगा। एक कंपोनेंट बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ से आपका ए जेड और के हो जाएगा, यहाँ से बी जेड के हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ से अब ए जेड और बी जेड, यहाँ से के वेक्टर हो गया। अब मैग्नीट्यूड में कितना बढ़ जाएगा, इसी तरह से ए जेड और बी जेड का होल स्क्वायर, और इसका जो है एंगल भी उसी तरह से कितना ए वाई बी वाई, और यहाँ से कितना ए वाई बी वाई, और वह एंगल जो भी उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अब हाँ, जैसे क्या आया ए एक्स बी एस आया, फिर वही तरह से जिस तरह से हम 3D का केस आप लोग को लेकर बताए थे, यहाँ जो है डायरेक्ट इस तरह से उसका जो है एंगल नहीं निकाल सकते हैं, उसको डायरेक्शन को साइंस के माध्यम से एल यल की जगह पर आपका क्या होगा, यल हम इसको ले लेंगे, यही जो आएगा कंपोनेंट वाइज। तो जब हम उसका वो निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम उसको, मैग्नीट्यूड तो निकल गया, मैग्नीट्यूड निकाल तो हमको अब क्या चाहिए, एल चाहिए, एम चाहिए और एन चाहिए। तो एल कितना होगा, यहाँ एल की वैल्यू हो जाएगी यानी कि cos ऑफ अल्फा कितना, यहाँ से ए एक्स और आपका कितना है, एक एक और बढ़ेगा बी एक्स, सॉरी यहाँ से एक हो जाएगा आपका बी जेड, चाहे सी जेड जो भी हो उसको आप देख सकते हैं। अब उसको हम निकाल करके फिर क्या करेंगे, हाँ या डायरेक्शन को साइंस निकाल लेंगे, डायरेक्शन को साइंस निकालने के बाद फिर उसको जो है हम मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे भी हो, अगर 3 कंपोनेंट वाइज दिया गया होगा तो 3 कंपोनेंट में आप क्या कर सकते हैं, उसको इस तरह से उसको कर सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं आराम से, वो जो है निकल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसकी डायरेक्शन को साइंस निकाल लेंगे। जब डायरेक्शन को साइंस निकल जाएगी तो उसको आप क्या करेंगे, फिर जो है आप हम वेक्टर को फाइनली लिख सकते हैं, उसका रिजल्टेंट लिख सकते हैं। तो ये रहे आपके क्या मेथड्स रहे, उस मेथड्स को आप जो है, इस मेथड से 3-4 मेथड्स हैं, इस मेथड से आप वेक्टर का एडिशंस कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो एक चीज़ और मैं भूल गया हूं, मैं थोड़ा सा आपको स्पेशल चीज़ है उसको मैं बता देना चाहता हूं। सपोज करिए यहाँ से यह वेक्टर काम कर रहा था और वेक्टर बी जो है कुछ एंगल बना रहा था, और जो वेक्टर हमारा आर आया है वो भी कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है ना। यह सपोज कर सकते हैं इस तरह से। तो यह वेक्टर आपका ए है, यह वेक्टर आपका बी है, और यह वेक्टर आपका क्या है, आर है। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना है, यह जो आप थीटा बना रहा था, और आर कितना आया है, फाई आया है। अगर यह एंगल भी हम अगर निकाल लें तो इस एंगल को निकाल करके हम सिंपली इसको लगा सकते हैं। तो ये मान लीजिए ये थीटा है, हम थीटा ना मान करके इसको अल्फा बीटा के रूप में लिखा सकते हैं। सपोज कर लीजिए यह कितना बना रहा है, अल्फा है, यह एंगल बीटा है और यह एंगल गामा है। तो एक साइन रूल्स के हिसाब से भी हम इसको इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। मेरे दिमाग में अभी आ गया है, इसलिए मैं सोचा इसको बता दूं। तो यहाँ से यह कितना हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि साइन थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से गामा ले लीजिए, इसको अल्फा ले लीजिए, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा ट्रिंगल का फॉर्मेशन हो गया, तीनों एंगल्स मालूम है, तो साइन ऑफ अल्फा करेंगे तो बटा में आर, इसी तरह से साइन ऑफ बीटा करेंगे तो बटा में ए, और साइन ऑफ गामा करेंगे तो बटा में बी। यह साइन रूल कहलाता है। इस साइन रूल से भी हम जो है रिजल्टेंट आराम से निकाल सकते हैं, उसका एंगल भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छा लगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं, जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको दूं, वो आपके पास समय से पहुंच सके। धन्यवाद।